तो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम हिंदी माध्यम से भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बच्चों, ये तीनों जो टॉपिक्स है ये मिलकर 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 2019, 2017, 2016, 2015 पिछले वर्षों में ये इन सारे वर्षों में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बिल्कुल फोकस होकर पढ़िएगा। ये आधे घंटे का जो लेक्चर है ये आपको 2024 में 5 नंबर देने वाला है, तो आप इसको ठीक से यहीं पर समझ लीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई दो बराबर तथा विपरीत आवेश, मान लीजिए कि एक प्लस आवेश है यहाँ पे, एक माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी हो, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको क्या कहा जा रहा है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों कि एक ऐसा आवेश, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों, अल्प दूरी पर रखे गए हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखिए बच्चों, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर हैं, यहां क्यू है तो यहां पर भी क्यू है, Q1 Q2 नहीं है, ये भी क्यू है तो ये भी क्यू है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये जो निकाय है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए यहां पे प्लस अगर 2 कूलम का चार्ज हो तो यहां पे -2 कूलम का चार्ज हो और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 2 मीटर या आप ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों। तो आप लोग इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों, अब वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़ लिए, लेकिन इसके उदाहरण क्या होते हैं? तो इसके उदाहरण भी लिख लीजिए। उदाहरण इसके जो होते हैं बच्चों, उदाहरण इसका HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि NaCl हो जाएगा, मतलब जिसका वैद्युत अपघटन करने पर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वो टूट जाता हो, बराबर पॉजिटिव नेगेटिव आवेश में टूट जाता हो, वो हो जाएगा आपका वैद्युत डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है ना? ये प्लस आवेश और ये OH माइनस, इस तरह से ये NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस, ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों। अगर O2 हो जाए, H2 हो जाए, N2 हो जाए, तो ये सब वैद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता है। तो ऐसे जहां कहीं पर भी आपको यौगिक मिलते हो ये क्या हो जाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव होंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? परिभाषा क्या है? क्या इस सिस्टम है? इसको हमने पढ़ा। एक चीज और बच्चों इसमें कि हमने जो दूरी लिया है, आपको दिख रहा होगा जो ये दूरी लिया गया है वो 2a लिया गया। क्यों लिया गया? हम सामान्यतः जो दूरियां लेते हैं बच्चों, या तो a के रूप में ले लेते हैं, x के रूप में ले लेते हैं, या r के
रूप में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ 2a क्यों लिया गया है बच्चों? तो 2a इसलिए लिया गया है क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन में 2a लिए रहेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2a डिस्टेंस लिया गया है बच्चों। इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है? 2a का डिस्टेंस लिया गया है कि आगे जो टॉपिक है उसमें हमें क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो अपने सुविधा के लिए यहाँ पे 2a ले लिया गया है। तो बच्चों ये टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हम उसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बच्चों ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? ये उससे भी आसान है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? P से। और ये कहा जाता है कि इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, धन में, मतलब कि परिमाण लेना है, हमें माइनस साइन नहीं लेना है, तो दोनों में से एक आवेश जो धन वाला आवेश है उसको ले लीजिए, और दोनों के बीच की जो दूरी है ना इससे गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम लिख ले इसको, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच, तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव, ये जो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये इसका परिमाण ले लिए और दोनों के बीच की दूरी 2a है, दोनों को गुणा कर दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसको ठीक से लिखा जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 2qa हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये एक सदिश राशि होती है बच्चों। ये क्या होती है? यह एक सदिश राशि होती है। तो हम लिखेंगे यह एक सदिश राशि होती है। इसका अब जब सदिश राशि है तो दिशा किधर की तरफ होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है बच्चों वो निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। तो इसकी दिशा, इसको लिख लीजिए, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश के तरफ होती है। अब बच्चों कोई भी भौतिक राशि है तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? तो इसका मात्रक, देखिए ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम, और ये जो दूरी है इसका मीटर होता है, तो इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम मीटर होता है। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों आपने यहां पे कंप्लीट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा। क्या होता है बच्चों? सिंपल सा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, याद कर लीजिए, ये बहुत बार
बार पूछा गया है, हर साल लगभग इसका परिभाषा पूछ दिया जाता है। तो यह क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है। हाँ, दिशा, दिशा ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी दिशा माइनस आवेश से किधर की तरफ होता है, प्लस आवेश की तरफ होता है। इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है। बच्चों इसके साथ ही एक चीज और इसमें जानने वाली बात है, जब इस पे कोई न्यूमेरिकल आपसे आंकिक प्रश्न पूछ दिया जाता है, तब यहां पे कई लोग मिस्टेक कर जाते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई कहा जाए कि यहाँ 3 कूलॉम का आवेश है, यहाँ -3 कूलॉम का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 0.5 मीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। तो सामान्यतः आपका जो फॉर्मूला है, जो बताया गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में से कोई एक आवेश 3, कोई एक आवेश का मान 3 कूलॉम, और दोनों के बीच का दूरी 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 कूलॉम मीटर इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन मिस्टेक कर देते हैं लोग। कैसे मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ये नीचे मिस्टेक होने जा रहा है। देखिए अब लोग क्या करते हैं, ये 2 यहां रख देते हैं, Q का मान 3 रख लेते हैं, और इस पूरे दूरी को A मान लेते हैं, जबकि ये पूरा दूरी 2A है ना, इस 2A को A मान के, मतलब यहां पे 0.5 रख देते हैं, इस A को A का मान 0.5 रख देते हैं और गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 35, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 3 कूलॉम मीटर आंसर ला देते हैं, जो कि गलत है बच्चों। ये जो 2A है, 2A ही 0.5 मीटर है, ये जो 2A का मान ही 0.5 मीटर है, इन दोनों के बीच का दूरी दे दिया गया है। तो Q इंटू आपको क्या करना है कि एक आवेश ले लेना है, जो भी दूरी दिया गया है, जो इन दोनों के बीच में दूरी दिया गया है, उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना है, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो Q लगा देंगे पहले, और A को मान लेंगे। A दूरी थोड़ा ना, A तो इसकी आधी दूरी है, A तो यहां से यहां तक का ही है, तो आधा A रखेंगे, तो A का स्थान पर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है बच्चों इसमें कि एक आवेश ले लीजिए और जितना इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये अगला टॉपिक होगा बच्चों, ठीक है, हम इसको रफ कर। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A है, ये इसका एक मध्य बिंदु लिया गया है जो O है। बच्चों अगर ये टोटल दूरी 2A है तो बताइए इस मध्य बिंदु की दूरी A से कितनी होगी, A होगी, यहां से ये दूरी A, और B की कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों, अब बताइए, ये भी A हो जाएगा क्योंकि 2A है, तो ये A डिस्टेंस, ये भी A डिस्टेंस। बच्चों अब हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों, तो इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वही वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है, वो उसी को एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी, अब यहां से कोई लेकर लाइन जाएंगे तो इसको थोड़ा जोड़ेगी, या ऐसे लेकर आएंगे तब थोड़ा जोड़ेगी। इसका लाइन कौन सा होगा, ये लाइन, इसको अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन इसको क्या करेगी, इन आवेशों को जोड़ेगी। तो इस लाइन पे जो कोई भी बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय बिंदु कहा जाएगा। और इसी में किसी एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, इसी बिंदु, इन्हीं में से किसी एक बिंदु पर। इन सारे बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही जैसे आएगी। तो हम एक बिंदु कोई ले लेते हैं उधर की तरफ बच्चों, मान लीजिए कि हमने कोई एक बिंदु यहां पे लिया इसके एक्सिस पे, और इस बिंदु का जो नाम है वो यस है बच्चों। अब देखिए, हमें कहीं पर भी किसी भी आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो क्या फॉर्मूला होता है, Q बटे में R स्क्वायर। K का मान हम पहले से जानते हैं, 9 × 10 के पावर 9 होता है बच्चों। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हमें जानना नहीं है, मतलब कि ये तो हमेशा रहेगा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आवेश की, और आवेश से उस बिंदु की दूरी की जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, अब ये बिंदु है हमारा Q, और यहां से अगर ये दूरी पता चल जाए तो इसकी वजह से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ये -Q है, इससे इसकी दूरी पता चल जाए तो हम वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं दूरी। मान लो कि जो इसका ये सेंटर पॉइंट है, इससे इस यस पॉइंट की जो दूरी है वो R है। मान लीजिए कि यहां से ये दूरी कितनी है, अपने तरफ से सपोज कीजिए कि ये जो दूरी है वो कितनी है, R है। ये दूरी जो है आपने मान लिया कि R है।
तब बच्चों बताइए कि ये जो बी पॉइंट है, ये जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इससे इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए। आप बताइए यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बताइए। आप देख सकते हैं कि जो दूरी ये होगी यहां से यहां तक की, ये टोटल यहां से यहां तक आ रहा है और ये ए है, तो ये दूरी पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिए कि इस आर में से इस ए को हटा दीजिए, यहां से ए को काट के निकाल दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका, ए को निकालेंगे, आर में से निकालेंगे मतलब क्या, आर में से ए को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आर माइनस ए दूरी हो जाएगी प्लस क्यू आवेश से इस यस बिंदु की। अब आपसे पूछा जाए कि माइनस क्यू आवेश से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये माइनस क्यू आवेश होगा और यहां से इसकी दूरी अगर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, यहां से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये यहां से यहां तक आर है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ए को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आर प्लस ए हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, बहुत आसानी से आपको यहां पे क्यू आवेश से इस यस पॉइंट का दूरी आपको मिल गया, यस बिंदु की दूरी मिल गई है, माइनस क्यू आवेश से भी यस बिंदु की दूरी मिल गई है। अब केवल आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इन दोनों की वजह से लिखनी है। उससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कोई एक धन आवेश है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर की तरफ निकलती हैं, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे आउटवर्ड नॉर्मल तरफ निकलते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके रास्ते में कोई यहाँ पे यस बिंदु है, तो यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी, तो बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, इस प्लस आवेश की वजह से। लेकिन अगर यहीं पे कोई नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, इनवर्ड अविलंबोत अंदर की तरफ होती हैं। और यहाँ पे कोई यस बिंदु ले लिया जाए और कहा जाए कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, माइनस आवेश की वजह से, तो यहाँ पे माइनस आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए इधर की तरफ दिखाया गया, तो इधर की तरफ हो जाएगा, प्लस आवेश का इधर की तरफ, माइनस आवेश का इधर की तरफ। तो बच्चों अगर कहा जाए कि इस प्लस आवेश की वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो ये किधर हो जाएगी बच्चों, इधर की तरफ हो जाएगी। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, E प्लस क्यू से। और इसको हम क्या कह देंगे बच्चों, E प्लस क्यू को हम क्या कह देंगे, यहां पर जो एक लाइन लिखना होता है उसको लिखना नहीं पड़ेगा, इसको कहेंगे प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु यस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E प्लस क्यू किसको बता रहा है कि प्लस क्यू आवेश की वजह से यस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको आप वेक्टर साइन दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब माइनस क्यू आवेश की वजह से देखिए, माइनस क्यू आवेश से तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो इस माइनस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, वो किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, E माइनस क्यू से। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बना लेंगे तो आपका काम आधा हो गया, समझ लीजिए कि अब केवल कैलकुलेशन ही करना है। तो चलिए बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश की वजह से सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो बताइए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो अगर वैसे ही अगर हम लिखें ई प्लस क्यू तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां के का तो के रहेगा ही, ई प्लस क्यू बराबर के तो रहेगा ही, इसके साथ कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश हमने ले लिया, बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, बटे में क्या हो जाएगा, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, ये प्लस क्यू आवेश से इस यस बिंदु की दूरी कितनी है, आर माइनस ए है। तो यहां पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 बन गया बच्चों। ये तो आपको समझने के लिए लिखा गया था। वैसे ही अगर लिखा जाए, ये क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु यस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उतना लिखने से बेहतर है कि डायरेक्ट इस तरह से आप क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। और यहां पे E माइनस क्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी क्यू रहेगा। और यहां पे आवेश कितना है, देखिए बच्चों भले ही माइनस आवेश है, लेकिन हम जब डायरेक्शन दिखा देते हैं तो माइनस आवेश नहीं लिया जाता, केवल उसका परिमाण लिया जाता। क्या केवल लिया जाता है, परिमाण। कभी भी जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, दो आवेशों के बीच का बल निकालना है, तो उसमें माइनस आवेश आए तो उस माइनस आवेश को नहीं लिया जाता। इसको पहले ही मैं बता चुका हूं कूलाम के नियम में। आज भी समझ लीजिए कि यहां पे माइनस आवेश नहीं लिया जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के, और यहां पर भी बराबर आवेश होते हैं, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो के क्यू बटे में यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस क्यू आवेश से यस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। तो आर यहां पर लिखेंगे आर
प्लस ए का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया बच्चों। ये तो अब देखिए यहाँ पे दो आवेश है, एक आवेश होता तो डायरेक्टली इतना ही लेके छोड़ देते, दो आवेश है तो एक की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, एक की वजह से इधर की तरफ। अब दोनों की वजह से टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको कैसे निकाला जाएगा बच्चों? तो आपसे एक सरल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है, आप इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, आप लोग मजबूत हैं, मैं थोड़ा कमजोर हूं, मान लीजिए कि मैं इधर 2 न्यूटन का ही बल लगा रहा हूं, तो बताइए कि ये जो वस्तु है वो किधर की तरफ जाएगी? जिधर ज्यादा बल लग रहा है आप लोग इसको खींच ले जाएंगे। कितने बल से खींचेंगे बच्चों? आप इधर जाने लगेगी, लेकिन ये कितने बल से जाएगी? अब ये आप लोगों के 10 में से मेरा 2 न्यूटन घटा दिया जाएगा, तो 8 न्यूटन के बल से इधर की तरफ जाने लगेगी। तो अगर पूछा जाए कि आप F1 इधर लगा रहे हैं, हम F2 इधर लगा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है ना, आप F2 इधर लगा रहे हैं, तो टोटल F कितना हो गया? जो बड़ा है आपका, जो बड़ा F1 माइनस में F2, यही तो आया। और किधर की तरफ आया? उसकी दिशा किधर की तरफ हुई? जिधर की तरफ ज्यादा बल लग रहा है उधर की तरफ ही परिणामी की दिशा हो जाएगी। मतलब ये जो F आया वो किधर की तरफ आया? इधर की तरफ ही आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर दो ऐसे वेक्टर हो, एक ज्यादा है एक कम है और दोनों विपरीत हो, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा? परिणामी वेक्टर मिल जाएगा। परिणामी वेक्टर वहां पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहां पे हम निकालेंगे, तो ये E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू। अब हम सोचेंगे यहां पे कौन सा ज्यादा है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा? तो आप देखिए ये भी क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है। अगर देखा जाए तो इससे इस यस पॉइंट की दूरी कम है। देखिए यहां से इतना ही कम ही दूरी है, तो कम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। कम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। और यहां से आप देखिए माइनस क्यू से इसकी दूरी ज्यादा है, आर प्लस ए है, तो माइनस क्यू की वजह से यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, क्योंकि दूरी क्या है? ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे अभी मान लीजिए आप 8 न्यूटन का लगाया था, F1 ज्यादा था, F2 इधर 2 न्यूटन का लगा था, कम था, तो यह क्या हो गया था? F1 में से F2 को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों? उसको E से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कौन सा वाला ज्यादा है? बताइए कौन सा वाला ज्यादा है? आपका E प्लस वाला ज्यादा है। तो E टोटल को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं E, और E इक्वल्स E प्लस क्यू माइनस में E प्लस क्यू इधर की तरफ है, माइनस वाला इधर की तरफ है, तो ये ज्यादा है, इसमें कम वाले को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू, ऐसा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। अब चलिए अब बताइए कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो जो परिणामी E होगा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का, वो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ ही होगा कि नहीं होगा? इस E का डायरेक्शन। और E बराबर क्या होगा? E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू आप लिख दे रहे हैं, यानी कि E का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? परिणामी E का डायरेक्शन किधर की तरफ होने वाला है? यही परिणामी E का डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट आपका आया, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद आया, इन दोनों वेक्टरों का, वो E आया, वो उधर, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? जिधर की तरफ E प्लस क्यू का है। ठीक है ना, तो आपने देखा। अब उसको हम लिखोगी E इक्वल्स टू E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू का मान समीकरण 1 से यहां से आप लिख सकते हैं, तो ये क्या है? K क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में E माइनस क्यू का मान कितना है? के क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा बच्चों? के क्यू यहां पर भी है, के क्यू यहां पर भी है, के क्यू को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। देखिए दोनों यहां पे, यहां पर भी है तो कॉमन कर सकते हैं। यहां पे क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा? आर माइनस में ए का होल स्क्वायर, और माइनस में के क्यू कॉमन हो गया। यहां पे क्या बचेगा? आर प्लस में ए का होल स्क्वायर। कैसे आप फ्रैक्शन वाला जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा कि के क्यू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। देखिए अगर कहीं लिखा गया हो ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो कैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहां पर भी है, तो ये आर प्लस ए, आर माइनस ए है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो यहां पे हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हम एलसीएम ले सकते हैं इसका। अब देखिए इन दोनों का गुणा हो गया है, तो ये वाला कहां चला जाएगा? यहां पे, और ये वाला यहां चला आएगा, तो आर
प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस ए का ये वाला यहां जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। तो हम देख सकते हैं इसके बाद इधर की तरफ हम लिख दे। अब इसके बाद हम लिखेंगे तो ये हमारा परिणामी ई कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर अगर हम लिखें तो के क्यू का मान कितना, के क्यू। अब इसके अंदर वाला आप जोड़ दीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लिखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2RA, बीच में माइनस है, माइनस के साथ इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में 2RA हो जाएगा बच्चों। सपोज करो कि अगर इस माइनस से पूरे इस तीनों में गुणा किया जाए तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा। तो अगर माइनस से गुणा किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हटेगा, तो ये आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बटे में क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो इसके नीचे है देखिए ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, छूट रहा है, होल स्क्वायर यहाँ पे होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो अब आगे क्या होगा, E इक्वल्स टू आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों के क्यू। अब यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहां 2RA, यहां पर भी 2RA, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4RA। और बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां तक तो कैलकुलेशन हो गया बच्चों। यहां पर एक सेटिंग करनी है हमको, और यहां पर एक और सेटिंग करनी है बच्चों। अब आपको जैसे पता है कि P बराबर क्या होता है, 2QA, अभी पढ़ाया गया कि P बराबर क्या होता है, 2QA। तो इस फॉर्मूले में P भी आता है, तो जहां कहीं 2QA मिले ना उसको, उसके स्थान पर हमें क्या लिख देना है, P लिख देना है। तो हमें 2QA बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ A भी है, Q भी है, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 अगर हम लिखेंगे तो कैसे इसको सेट करेंगे, आप देख लीजिए। इसको सेट करना यहाँ जरूरी है, आप इस लाइन को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे K, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है। अब 2 गुणे 2 लिख दिए, अब Q को लिख लेते हैं 2Q, और यहाँ पे A लिख लेते हैं। देखिए हम अभी तक क्या लिखे, के लिख लिए, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया, 4 भी हो गया, ठीक है ना। अब Q भी लिख लिए यहाँ पे 2 के साथ, और A भी लिख दिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब R बचा, तो इंटू में क्या लिख दो, R, और बटे में क्या बचेगा बच्चों, बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको और ठीक से कैसे लिखा जाए, अब इसको अब क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, E इक्वल्स टू के क्यू। अब ये आप के क्यू तो अब नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, के लिख देंगे, और यहां पे इंटू में 2 लिख देंगे, के इंटू में 2, और 2QA क्या होता है बच्चों, ये यही तो P होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, 2QA। तो जहां 2QA है वहां पे हम P लिख देते हैं, तो 2P हो जाएगा। ये 2QA का स्थान पे P हो गया। अब ये 2 और 2QA का स्थान पे P, इंटू में क्या हो जाएगा, R, और बटे में क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब यहीं पर मान लीजिए कि हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, अभी हम लिख लेंगे वहां पे। पहले इसको देख लीजिए, यदि, ध्यान समझिएगा, यदि जो ये आपका समझिए कि ये ए, आप जानते हैं डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों आवेशों के बीच का, वो बहुत ही अल्प होता है, माइक्रोमीटर में होता है, और ये आर डिस्टेंस है, ये उससे बहुत ज्यादा होता है। अगर ये ए आर की तुलना में बहुत छोटा है, अगर मान लीजिए कि ये जो ए है ये वेरी वेरी लेस देन क्या है, आर है, अगर ये ए आर की तुलना में बहुत छोटा है तो ए नगण्य होगा। ए क्या होगा, नगण्य होगा, ए नगण्य होगा। जब ए नगण्य हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, ए अब 0 हो गया, ए का मान क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E बराबर के 2P
आर और ए नगण्य हो जाएगा तो ये ए जीरो हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहां 3 हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यहां 4 पावर था 3 हो गया। अब बच्चों इसी ई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये जो आपका ई इक्वल्स टू है, अभी हम वेक्टर साइन लगाएंगे बच्चों, अभी ये यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं रहेगा। अभी मैं जब पीक पर वेक्टर लगाऊंगा तो इस पे भी लगाऊंगा। कैसे लगेगा थोड़ा वहां पे मैं आपको समझाना है। ई इक्वल्स टू के 2p अपान में आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों ई इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से, ये k का मान अब यहां पे हमें रख देना है। किसको रख देना है, k का मान क्या होता है। k का मान अभी आपको बताया गया कि यहां पे k का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता है। अब इसको इतना हम लिखते चलते तो इस पे बहुत ज्यादा और भी हर जगह k का स्थान पे इतना सारा लिखना पड़ता तो ज्यादा आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आप हमेशा k लिखिएगा, लास्ट में लाकर इसका मान रख दीजिएगा। तो k का मान क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 होती है, इनटू में यहां पे क्या बच्चा बच्चों 2p अपान में आर क्यूब। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किस पे, उसके किसी एक्सियल बिंदु पर, उसके किसी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु यस लिया गया तो इस बिंदु पर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसको अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए इसको वेक्टर रूप देना चाहते हो तो आप देखिए जो परिणामी ई है, इसका जो परिणामी ई है ये जिधर की तरफ है, यहां पी का भी दिशा वही होगा। आप जानते हैं बच्चों, ये 2a तो ये दिखा दिया गया तो 2a का कोई मतलब नहीं है, मिटा दे रहा है। आप देखिए यहां पर इसको आप लिख सकते हैं पी का डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन अभी बताया गया है कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होता है। तो जिधर की तरफ पी का डायरेक्शन है उधर की तरफ ई का डायरेक्शन है। तो पी जिधर है उधर ई है, तो हम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ई इक्वल लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2p पर वेक्टर लगा दीजिए अपान में आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये इसका केवल परिमाण हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे जो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसका ये परिणाम हो गया और ये वेक्टर इसका फॉर्म हो गया। तो ये होता है बच्चों किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको निकालना है तो ई प्लस क्यू निकाल दीजिए, मतलब क्यू पता हो और यहां से इसकी दूरी पता हो तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू बट्टे में आर माइनस ए स्क्वायर। वैसे ही आप यहां माइनस आवेश से इसकी दूरी पता है तो इसको भी लिख लिया और दोनों को क्या कर देना है, एक उधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये वाला ज्यादा है तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाया, सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पे आया। यहां पे थोड़ा सा सेटिंग था बच्चों, किसके फॉर्म में इसको लिखना है, 2qa, ये क्या होता है, p होता है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर देना है 2qa के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे ये 2qa हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2qa p हो जाएगा। तो आपने 2qa को यहां पे p लिख दिया। इसके बाद यदि a बहुत छोटा हो, ये क्या हो, बहुत छोटा हो r से, तो a को नगण्य मान लिया गया है, पावर में 4 हो गया है। अब इस तरह से आपने इसको निकाल लिया। तो बच्चों ये रहा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इन सारी चीजों को समझाया जाएगा अगले वीडियो में। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।